हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी झा सर एकेडमी की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये बुक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होती है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। इसमें जो मतलब कंटेंट जो भी है, जो फैक्ट्स है, वो आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस बुक में से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, और हमने जो 9th और 10th की इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो कंप्लीट कर ली है। और जो वो दोनों बुक में क्या था कि वो एक आपका मतलब सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने, बेसिक्स मतलब आपको पढ़ाने के लिए वो दो बुक इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, लेकिन अब क्लास 11th की बुक ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसमें से आप ऐसे में भी आप जो निबंध आता है उसमें भी आप लिख सकते हो, और प्रीलिम्स में भी उसमें से क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, इस बुक ये जो क्लास 11th की बुक है, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल जाता है कि इंडिया की डेवलपमेंटल मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो जर्नी है इंडिया की, वो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ पहला चैप्टर इसमें कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद के चैप्टर जो है वो थोड़े डीप मतलब थोड़े एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर्स हैं,
तो पहला चैप्टर में क्या है कि जो हमारा इंडिया का जब इंडिपेंडेंस था तब की जो कंडीशंस थी सिर्फ वो बताई गई है, ठीक है। ये पहला चैप्टर पढ़ने से क्या होगा कि जो आगे की जो हमारी जर्नी है उसका आपको एक बेस क्रिएट होगा कि ऐसा जो भी एक्शंस लिए गए थे हमारी इकोनॉमी में वो क्यों लिए गए थे, ठीक है। इसीलिए ये पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप इसका समझ सकते हैं कि इंडियन मतलब ये चैप्टर कैसे किससे डील करेगा, ये आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जब इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब आज़ादी मिली थी हमें, तब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, मतलब जो भी फार्मर्स की कंडीशन क्या थी, सेक्टर्स की कंडीशन, मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर्स की कंडीशन क्या थी, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। अंग्रेज़ों ने वैसे आपको देखा वैसे देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने तो क्या किया था, हमारे इंडिया को पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट ही कर लिया था ब्रिटेन के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही बैकवर्ड ही होगी, ठीक है। लेकिन हमें इसमें थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्टेटिस्टिक्स भी जानने पड़ेंगे, वो क्या कंडीशंस प्रिवेल हो रही थी, डेमोग्राफिक्स क्या थे उस समय हमारी कंट्री के, वो सब हमें देखने पड़ेंगे आज, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे कि जो भी इंडिया का इकोनॉमी का कंडीशन था 1947, मतलब जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, उस समय हमारा इंडिया का क्या था, जो भी कंडीशन था, हम कह सकते हैं कि जो भी कंडीशन था वो ब्रिटिशरों के कारण ही था, क्योंकि वही हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वही राज कर रहे थे, ठीक है। तो उनकी पॉलिसियों के कारण ही जो कंडीशन था हमारे इंडिया का वो 1947 में आज़ादी के बाद था, ठीक है। और जो फैक्टर्स कौन कौन से थे, मतलब जो भी अंडर डेवलपमेंट रहा था हमारी कंट्री का, और हमारी इकोनॉमी में जो स्टेग्नेशन आ गया था, मतलब एक हमारी जो इकोनॉमी है वो स्थिर हो गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हुई क्यों, कौन से फैक्टर्स थे ऐसे कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी तो थी ही, कोई दूसरे भी फैक्टर्स हो गए, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं समरी में बोलूँ तो, कि कंडीशन कौन सी थी हमारी कंट्री की इकोनॉमी की जब आज़ाद हुआ तब, और ये जो अंडर डेवलपमेंट की जो कंडीशन थी और स्टेग्नेशन की कंडीशन थी इकोनॉमी की, उसके फैक्टर्स क्या क्या थे, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब जो वर्तमान व्यवस्था थी, ठीक है, जो आज की व्यवस्था है हमारी, वो केवल वर्तमान निर्माण का कारण, मतलब जो अर्थव्यवस्था आज चल रही है, ठीक है, वो सिर्फ वर्तमान स्थिति के कारण ही नहीं है, वो इतिहास से जुड़ी हुई है, ठीक है। सिंपल बात है, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से, मतलब तब से चला आ रहा है हमारा इंडिया का जो भी जर्नी है वो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उस जो वो टाइम था हमारा, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का टाइम था, तब से हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो आज की प्रेजेंट इकोनॉमी जो है हमारी, मतलब आज की 2021 की, वो पे जो हिस्ट्री की इकोनॉमी थे उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश रूल क्या था, ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री में 200 साल तक चला, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तो इस ब्रिटिश रूल की पॉलिसियों के कारण इंडिया में जो भी, मतलब इकोनॉमी जैसे भी इवॉल्व हुई, वो आज भी हमारी इकोनॉमी से कनेक्टेड है, मतलब जो भी एक्शंस लिए गए हमारी सरकारों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा, वो सब कनेक्टेड है हिस्ट्री के साथ, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज की इकोनॉमी सिर्फ करंट इकोनॉमी नहीं है, वो उनके जो उसके जो मूल है, उसके जो रूट्स है, वो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी जो रूल था उसका, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बोलते हैं हम उसको, उसका एकमात्र पर्पस क्या था, कि उसका एक जो उद्देश्य था वो क्या था, कि इंडिया को जो भी रॉ मटेरियल सप्लायर बना दे। पहले तो इंडिया में क्या था कि इंडिया का नाम था पूरी दुनिया में स्पाइसेस और जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया में, ठीक है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होके पूरी दुनिया में बिकते थे, ठीक है। इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसीलिए तो कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिशरों का मूल एम क्या था, कि इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दे। हम पहले फाइनल गुड्स बेचते थे पूरी दुनिया में यहाँ से बना के, अब इंडिया को वो एक्सप्लोइट करना चाहते थे, तो वो मतलब अब रॉ मटेरियल ही सप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो भी फाइनल गुड्स बनेगा वो उनकी कंट्री में बनेगा। ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन क्या करना चाहता था कि अपना जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय, ठीक है, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री तो थी, मतलब हैंडीक्राफ्ट और ये सब था, लेकिन वो क्या था, उसमें कुछ मैकेनाइजेशन नहीं था, ठीक है। पूरी दुनिया में विकसित तो, मतलब पूरी दुनिया में फेमस तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, ठीक है, हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट और मतलब जो भी
जो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता था उसमें, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब, ठीक है। तो वहाँ पे मैकेनाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो वो अब जब वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ तो उनको उस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिएगा, ठीक है। अगर इंडिया ही पूरी मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहे उनकी जो पॉलिसीज के हिसाब से, तो उनका प्रॉफिट और बढ़ेगा, ठीक है। और इंडिया का क्या होगा, पूरा एक्सप्लोइटेशन होगा, अपना इंडस्ट्रियल बढ़ेगा और इंडिया एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह जाएगा पूरी दुनिया में। ये था उनका सोल पर्पस, एकमात्र उद्देश्य था, ठीक है। अब कॉलोनियल रूल जो था उनके अंडर हमारी कंट्री में बहुत ही लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। हमारा जो आर्थिक अर्थतंत्र है मतलब कंट्री का, उसका कुछ ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, एकदम निम्न स्तर का विकास था, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, ठीक है, ब्रिटिशर का रूल जब आया, ठीक है, उससे पहले इंडिया की एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। इंडिया मतलब जो भी मैंने बोला ना कि जो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल थी वो पूरी दुनिया में बिकते थे। जो मेटल और प्रेशियस स्टोन वर्क्स है ये सब पूरी दुनिया में बिकते थे, ठीक है। यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे जो मिडल ईस्ट के साथ, और ठीक है अफ्रीका और उनके साथ हमारी कंट्री मतलब साउथ ईस्ट एशिया और उसके साथ हमारी कंट्री ट्रेड करती थी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशरों के मतलब ये हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशरों के आने के बाद क्या हुआ कि ये सब मतलब ब्रिटिशरों ने अब एक तरह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उनकी पॉलिसीज ने। जब ब्रिटिशर्स नहीं थे तब हमें हमारी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इकोनॉमी एक तरह से डिपेंडेंट हो गई ब्रिटिश के पॉलिसीज पे, ठीक है। ब्रिटेन ने एक तरह से कहा जाए कि मोनोपोली कर दी अपनी, कि इंडिया के साथ ट्रेड की अपनी मोनोपोली कर दी पूरी दुनिया में। ब्रिटेन ने तो अपनी कॉलोनीज बनाई ही थी, ठीक है। वो यूरोपियन पावर्स मतलब जो पोर्टुगीज और फ्रेंच थे वो अपने आप भी लड़ते झगड़ते थे कॉलोनी के मतलब जो इश्यूज थे उसमें, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि एक जो इंडिया का जो ट्रेड है वो मोनोपोलाइज कर दिया था, ठीक है। चलिए, अब जो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो जो टेक्सटाइल जो कितना फेमस था हमारी कंट्री का, वो एक ढाकाई मुस्लिन बोलते हैं, जो आज ढाका है जो बांग्लादेश में, ठीक है। वो उस वहाँ का एक मुस्लिन था, मतलब एक तरह का जो टेक्सटाइल होता है, ठीक है, वो एक तरह का कॉटन टेक्सटाइल होता है। उसकी जो 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 वो पूरी दुनिया में फेमस था, ठीक है। वो उसकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती थी, वो पूरी दुनिया में फेमस था, ठीक है। उसको हम मलमल बोलते हैं आज। आप जो बोलते हैं ना कि मलमल का शर्ट है, मलमल का मतलब कोई भी क्लॉथ होगा वो मलमल का है, तो वो एक तरह का मसलिन है जो कॉटन, एक टाइप है कॉटन के टेक्सटाइल का, ठीक है। मतलब ये पूरी दुनिया में फेमस था। जैसे मैंने बोला ना, ये उदाहरण है, जैसे मैंने बोला ना कि जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में फेमस थे, ठीक है, इस तरह से। जब फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे उसको क्या बोलते थे, मलमल शाही बोलते थे या मलमल खास बोलते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रॉयल लोग हैं वो पहनते, मलमल खास और मलमल शाही, मतलब ये जो शाही लोग हैं और खास लोग हैं वो पहनते थे। तो आप मतलब इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं ना कि जो ये मलमल था वो कितना इम्पोर्टेंट होगा उस समय, कि अच्छे मतलब बहुत ही वेल्दी लोग होंगे वो पहनते होंगे, ठीक है। वो इंडिया में बनता था, लोग इंडिया के मतलब जो हैंडीक्राफ्ट के वर्कर थे वो इसे बनाते थे, ठीक है, कि इंडिया इतना फेमस था पूरी दुनिया में, ठीक है। अब जब इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की थी, जो मतलब जो भी उन्होंने जो ट्रेड की जो पॉलिसीज लगाई, ठीक है, डेवलपमेंट की जो भी पॉलिसीज थी उनकी, इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसी, ये सब भी जो भी था, ठीक है, उसका एक एम क्या था, उसका कंसर्न क्या था कि वो अपनी जो होम कंट्री है ब्रिटेन, ठीक है, जो जो मतलब जो ब्रिटिशर की जो होम कंट्री है ब्रिटेन, उसमें इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाए आगे, ठीक है। जो डेवलपमेंट इंडिया का हो वो ना हो, डेवलपमेंट इंडिया में ना हो तो चलेगा, लेकिन अपनी कंट्री का इंटरेस्ट आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो मतलब ब्रिटेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिया में डेवलपमेंट हो या ना हो कोई उससे उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। ऐसी थी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। अब क्या आता है कि गवर्नमेंट जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने इंडिया की नेशनल इनकम जो हम बोलते हैं ना और पर कैपिटा इनकम उसको कैलकुलेट करने का कोई सिंसियर अटेम्प्ट मतलब कोई जो गंभीर प्रयास कभी किया ही नहीं था। आज हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, ऐसी कोई भी मतलब बेसिक लेवल की नेशनल इनकम भी उन्होंने कैलकुलेट करने का कोई भी गंभीर प्रयास किया नहीं था। जाहिर सी बात है जब आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे मतलब आपका मोटिव साफ दिखता है कि आपको हमारे डेवलपमेंट में
कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट को इंडिया के डेवलपमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तभी तो ये नहीं करेंगे क्या? अगर उनको इंडिया के डेवलपमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स को इंडिया के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता तो वो क्या करते कि अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाते, पर कैपिटा इनकम को जो कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट के, जो नेशनल इनकम होती है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशरों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसका साफ मतलब है कि ब्रिटिशरों को इंडिया के डेवलपमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनको तो सिर्फ ब्रिटेन का जो जो ब्रिटेन का डेवलपमेंट है उसमें इंटरेस्ट था। जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उनके लिए रॉ मटेरियल और उसको जो भी फाइनल गुड्स हो वो इंडिया में लाके प्रॉफिटेबली बेचना, ठीक है। इस तरह से ब्रिटेन की जो मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसका जो पॉलिसी था वो रहता था, ठीक है। अब जो भी मतलब गवर्नमेंट ने तो कोई भी ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया था कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो गिना जाए, लेकिन कुछ इंडिविजुअल लोग थे, ठीक है, दादाजी भाई नौरोजी और ऐसे ऐसे कुछ इंडिविजुअल लोग थे, उन्होंने ऐसा ट्राई किया था, ठीक है। जो स्टडी करते हैं ना वो जो इंडिविजुअली, ठीक है, तो उन्होंने स्टडी किया था। तो उनके स्टडीज के हिसाब से, मतलब ऐसे कई लोग थे मतलब इंडिविजुअली, ठीक है, उनके स्टडीज के हिसाब से कि जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था 20 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, कि जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान जो देश की कुल वास्तविक उत्पादन थी वो वृद्धि ही, उसकी वृद्धि जो थी 2% से भी कम थी, मतलब 2% से भी कम थी। हमारा जो 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 मतलब जो प्रोडक्शन का डेवलपमेंट का रेट था वो 2% से भी कम था। और जो 0.5% ग्रोथ था वो पर कैपिटा आउटपुट था पर ईयर, जो भी पर कैपिटा आउटपुट था पर ईयर उसमें 0.5% से भी कम था, ठीक है, मतलब 0.5% जितना ही था ग्रोथ उसका, ठीक है। मतलब एक एक कही जाए कि बहुत ही खराब सिचुएशन थी हमारी कंट्री में, कि जो उत्पादन की वृद्धि थी वो सिर्फ 2% थी और जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन गिना जाता है वो केवल 0.5% था, ठीक है, सिर्फ 0.5%। इससे क्या हम गिन सकते हैं कि ज़्यादा बहुत प्रोडक्टिविटी हमारी कंट्री में नहीं थी। प्रोडक्शन तो था लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी हमारी कंट्री में नहीं थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि हमारी जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम के दौरान कृषि का क्षेत्र कैसा था। कृषि, जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी ब्रिटिशरों के वक्त फंडामेंटली कृषि प्रधान थी, ठीक है, मूल रूप से कृषि प्रधान थी, ठीक है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री की 85% मतलब 85% जो आबादी थी, ठीक है, वो रूरल एरिया में मतलब विलेजेस में रहती थी, ठीक है। और तब तो इतने बड़े कोई बड़े बड़े शहर तो बनाए नहीं थे ब्रिटिशरों ने, उनको तो सिर्फ मतलब एक्सप्लोइटेशन करना था, कोई डेवलपमेंट तो करना नहीं था, ठीक है। तो जो भी जो मतलब कोई अच्छे अच्छे सिटी नहीं थे बड़े बड़े, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे सिटीज़ थे जो डेवलप थे, ठीक है, मतलब जिसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ हो, ठीक है। तो ज़्यादातर आबादी थी, मतलब 85% जितनी आबादी वो विलेजेस में रहती थी, गाँव में रहती थी, और अपने जो आजीविका है, जो लाइवलीहुड हम बोलते हैं, ठीक है, उन पे वो उसके लिए वो एग्रीकल्चर पे निर्भर करती थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। कोई डायरेक्टली एग्रीकल्चर में जुड़ा होगा तो कोई उसके इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में जुड़ा होगा, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में जुड़ा होगा, ठीक है। तो हम मोटे मोटे तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फंडामेंटली मतलब मूल रूप से कृषि प्रधान थी, ठीक है, क्योंकि 85% आबादी तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी, ठीक है। फिर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कनेक्टेड हो, मतलब इसमें काम करती हो, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि तब तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेक्टर जो था वो स्थिर हो गया था और फिर और भी बिगड़ रहा था, ठीक है। ब्रिटिशरों की पॉलिसी ऐसी थी, और दूसरी बात ये भी थी कि हमारी कंट्री थोड़ी पुअर भी है, ठीक है, पहले भी ज़माने में भी पुअर थी, और ब्रिटिशरों के पॉलिसी के आने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। लोगों के पास स्किल भी कम थी, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े थे, इसलिए हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर था, वो स्थिर हो गया था और डिटेरियोरेट भी हो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन इतना ही रहेगा एग्रीकल्चर में, तो क्या होगा? कृषि की जो ओवरऑल क्वालिटी होगी वो कम होगी, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, ठीक है। यही लिखा है, देखिए, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी तो लो थी, मतलब कम थी, ठीक है। जो एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो कुछ ग्रोथ तो उसमें हुआ था, ठीक है, मतलब जो भी एक्सपांशन था, जो भी एरिया अंडर कल्टीवेशन की जो कृषि का क्षेत्र था जिसमें कृषि मतलब उगाया जा रहा था, ठीक है, खेती का जो कुल क्षेत्र था उसमें विस्तार तो हुआ था, ठीक है। इस तरह से हम ग्रोथ बोल सकते हैं कि उसमें विस्तार हुआ था, ठीक है। ब्रिटिशरों ने कुछ किया था कि कॉमर्शियलाइजेशन भी किया था, कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अगर कल्टिवेबल
एरिया में आ जाए तो वो कैश क्रॉप्स उगा सके, ठीक है। इसके कारण भी एक्सपांशन हुआ था जो 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 कल्टीवेशन का एरिया था उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या था कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, ठीक है, ओवरऑल। तो एक तरह से ग्रोथ हुआ तो था कि एग्रीकल्चर बढ़ा, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम रही। लोगों की जो स्थिति थी वो तो वैसी की वैसी ही रही, ठीक है। चलिए, अब इसके रीजंस क्या थे, जो मैंने बताया ना कि जो एक्सपांशन हुआ, लेकिन जो भी वो जो ओवरऑल जो इकोनॉमी थी फार्मर की और लोगों की जो अपनी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। इसके कारण क्या थे कि जो स्टेग्नेशन था, इसका कारण ये था कि जो वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट जो लाए गए थे ना, जो ब्रिटिशरों ने लाया था ना, कि जो मतलब वो ज़मींदारी और ये सब, ठीक है, उनके कारण क्या था, ब्रिटिशरों को तो अपना प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि फार्मरों की और जो भी जो इकोनॉमी थी, तो फार्मर्स के पास तो कुछ बचता ही नहीं था अपना प्रॉफिट के लिए, उसके पास कोई अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं थी, ठीक है। एक तरह से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। ब्रिटिशरों को तो सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। तो मतलब ये पहला रीज़न है ये, ठीक है, कि जो वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट लाए गए थे, वेरियस मतलब वाइस रॉयस या जो भी, ठीक है, जो आते थे हमारी कंट्री में, जो जो होते थे ना, उनके द्वारा जो नई नई पॉलिसी लाई जाती थी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की, उसके कारण हमारी इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन आ गया था, ठीक है। जो ज़मींदारी सिस्टम थी, ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट की गई थी, वो भी एक उसका बहुत बड़ा कारण था। इससे इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पीजेंट्री है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गई, ठीक है। पीजेंट उगाते तो थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट को मिल जाता था, ठीक है, और बिचौलियों जो ज़मींदार होते उनको मिल जाता था। जो प्रॉफिट होता था जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ज़मींदार को जाता था, ठीक है। जाहिर सी बात है ज़मींदारों को ही जाता होगा, क्योंकि वो जो भी कोहर्सिव मेथड्स अपना के जो भी पीजेंट्स होते हैं उनसे अपना प्रॉफिट निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण उनका डेवलपमेंट तो हुआ, मतलब उनसे प्रॉफिट तो मिलता रहा, लेकिन जो ज़मींदार थे, जो प्रॉफिट के जो हुआ, लेकिन प्रॉफिट के बजाय, मतलब जो मुनाफे के बावजूद भी वो कृषि में सुधार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है। उनको तो प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा, मतलब कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था कि जो उनकी पीजेंट्री है, उनकी ज़मीन अच्छी हो, कोई मतलब जो कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ करने का कोई प्रमोशन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। उनको तो सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा था, तो उनका तो घर चल रहा था, ठीक है। तो इसके कारण जो ज़मींदारों को तो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन जो एग्रीकल्चर था उनको इम्प्रूव करने के लिए ज़मींदारों के द्वारा कोई भी प्रयत्न नहीं किए गए, ठीक है। ये एक रीज़न था स्टेग्नेशन का एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और जो 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 रेवेन्यू सेटलमेंट था, कि जो 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 ज़मींदारों का ऐसा एटीट्यूड था कि जो 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 मतलब जो रेवेन्यू के सम्स कलेक्ट करने हो, ठीक है, जो फिक्स्ड कर दे, और जो उसकी डेट फिक्स कर दे कि इस डेट के पहले आपको दे देना होगा, जो भी जो किसान है उसको इस डेट के पहले अपना जो भी रेवेन्यू का शेयर है वो दे देना पड़ेगा ज़मींदार को, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिसी थी जो जो भी ज़मींदार थे उनकी, कि वो एक डेट फिक्स कर देंगे, अगर इस डेट के बाद भी अगर जो भी पीजेंट होता है वो फेल हो जाता है अपना शेयर देने के लिए ज़मींदार को, तो उनका क्या होता था कि वो अपने जो ज़मीन के राइट्स होते थे वो खो देते थे, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। अगर किसान उस डेट के बाद भी नहीं दे पाया जो भी उसका ज़मींदार का शेयर है ज़मींदारी का, ठीक है, तो क्या होता, उस किसान को उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, ठीक है। ऐसा हमने देखा है कि ऐसी पॉलिसीज थी, ऐसे मतलब ऐसे रूल्स बनाए गए थे ज़मींदारी सिस्टम के अंदर, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी उसके अंदर, ठीक है। तो ज़मींदार क्या करते थे, डेलिबरेटली ऐसी डेट फिक्स करते थे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले और सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को वो लैंड से बेदखल कर सके, ठीक है। मतलब ऐसी तरह की पॉलिसी वो अपनाते थे, ठीक है। चलिए, उसके बावजूद क्या क्या रीजंस थे कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी एग्रीकल्चर में, ठीक है। कोई इरिगेशन का इतना ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब हमारा कंट्री आप देखा, आपको पता ही है कि मानसून पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहता है हमारा कंट्री, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर्स था उनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। मतलब लोगों में इसका कारण क्या हो सकता है कि लोगों में भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, और जो ज़मींदार होते हैं वो भी इसको प्रमोट नहीं करते, ये सब रीजंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब इन कारणों के कारण भी हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर था जो वो स्टेगनेंट था, मतलब स्थिर था, ठीक है। और स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी एक तरह से बोले तो, ठीक है। अब इंडिया का जो 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 में थोड़ा सा जो भी इरिगेशन में जो डेवलपमेंट हुआ तो था, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा किया तो था, ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी मतलब टेरेसिंग और फ्लूड कंट्रोल और ड्रेनेज और सॉइल का डिसलिनेशन करना चाहिए, उसमें जो इन्वेस्टमेंट साथों साथ करना चाहिए वो नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इरिगेशन में तो थोड़ा मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था, ठीक है,
लेकिन ये टेरेसिंग जो बोलते हैं, जो फ्लूड कंट्रोल बोलते हैं, टेरेसिंग जो आता है ना, वो जो इरिगेशन में टेरेसिंग आता है, ठीक है, जो पानी को स्टोर करने के लिए ड्रेनेज आता है, ठीक है, डिसलिनेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो मिट्टी का जो विलवणीकरण बोलते हैं हम, ठीक है, उसके कारण उनमें कोई भी निवेश नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी स्थिति थी वो बनी रही, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब जो स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स थे, जो कि कुछ अच्छे होंगे, उनके पास थोड़ी सी वेल्थ होगी, थोड़ा सा सेविंग होगा, उनका थोड़ा प्रॉफिट अच्छा होगा, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो क्रॉपिंग पैटर्न थी, जो फूड क्रॉप्स थे, उनसे कॉमर्शियल क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप का क्या था कि गवर्नमेंट उनको ज़्यादा पैसा मिलता था, क्योंकि गवर्नमेंट को कॉमर्शियल क्रॉपिंग से क्या होता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स थे, जो कि मतलब थोड़े से वेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, थोड़ा अच्छा सेक्शन होगा फार्मर्स में भी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि फूड क्रॉप से कॉमर्शियल क्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स था, स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्स भी नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कोई इतना अच्छा इंसेंटिव भी नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। तो क्या हुआ कि वो कॉमर्शियल क्रॉप में कन्वर्ट नहीं हो सके, वो सिर्फ फूड क्रॉप्स ही उगाते रहे। तो उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो एंड में बहुत ही कम ही रहा, उनकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ही कम रही, ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि जो जो भी मतलब डेवलपमेंट जो था, अगर वो स्लो ही था, वो स्टेगनेंट था, जो भी अगर डेवलपमेंट हुआ वो भी अनइक्वल डेवलपमेंट था, कि स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स ने थोड़ा सा डेवलप किया था, लेकिन जो लार्ज सेक्शन ऑफ फार्मर्स थे, ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, टेनेंट्स होते हैं जो भी, ठीक है, जो काश्तकार हम कहते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, बटाईदार हम बोलते हैं, शेयर क्रॉपर्स, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो फूड क्रॉप्स ही उगाते रहे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। पहले हमने एग्रीकल्चर की तो बात की कि उनमें उसमें जैसे हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो थी, ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फार्मर्स पुअर के पुअर ही रहते थे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं हम कि इंडिया में कोई साउंड इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं हो सका जो कॉलोनियल रूल था उसके अंडर में, ठीक है। अगर और इससे खराब भी हालत क्या हुई कि वर्ल्ड की जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री में, जो इंडिया में जो वर्ल्ड फेमस थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो उसमें भी गिरावट आ गई। इंडिया में इंडस्ट्रियल बेस का तो डेवलपमेंट नहीं ही हुआ, लेकिन ब्रिटिशरों की पॉलिसी के कारण क्या हुआ, मतलब ब्रिटिशरों को तो एक्सप्लॉइट ही करना था इंडिया को, तो इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो नहीं ही हुआ, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग था उसमें भी गिरावट आ गई, ठीक है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो एक डबल टू फोल्ड नुकसान हुआ इंडिया को, ठीक है, टू फोल्ड लॉस कह सकते हैं हम इंडिया का, ठीक है। प्राइमरी मोटिव कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या था, जो भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट था, कि जो सिस्टमेटिकली इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करना था। इंडिया में जो औद्योगिक जो मतलब गैर औद्योगिक बनाना था इंडिया को, इंडिया में उद्योग नहीं बचना चाहिए। अगर इंडिया में उद्योग बचेगा तो क्या होगा का इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इंडिया आगे बढ़ेगा। लेकिन वो ब्रिटिशरों को पसंद नहीं था, उन्हें तो क्या था कि अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, और इसके लिए इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करता रहना चाहिए, और जो भी लेबर भी हो इंडिया सप्लाई करता रहना चाहिए। वो अपना मोटिव था, अपने मतलब सेल्फ मोटिव से आगे बढ़ रहे थे ब्रिटिशर्स थे वो, ठीक है। तो इंडिया को सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, उनका मोटिव ये था। अब इसका जो 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 टू फोल्ड मोटिव था, ठीक है, जो डी इंडस्ट्रियलाइज करना था उसका जो भी मोटिव था वो टू फोल्ड था। पहला क्या था कि जो इंडिया को क्या करना कि जो मेर एक्सपोर्टर बना लेना, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, मतलब अगर कोई सिल्क का हो, अगर कोई मतलब जो भी जो क्लोथिंग थे उसके लिए सिल्क हो, और जो कॉटन हो, वो सब सिर्फ जो रॉ मटेरियल के रूप में ही इंडिया से एक्सपोर्ट होगा। कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में क्या था, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे अब प्रोडक्शन होगा, और वो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे कि इंडिया में आके वो फाइनल गुड्स थे वो ऊंचे दाम पे बेचेंगे, वो अच्छी क्वालिटी वाले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो ब्रिटिशर था उनका जो अपना इंटरेस्ट था वो भी सेव हो जाएगा, ठीक है। ये पहला रीजन था, पहला कंसिक्वेंस था कि जो इंडिया को मेर एक्सपोर्टर बना देना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही करे कच्चे माल, ठीक है। और दूसरा क्या फैक्टर था कि इंडिया को जो एक मार्केट बना देना, फिनिश प्रोडक्ट जो हो अपनी कंट्री में, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बने, कि जो यहाँ से रॉ मटेरियल गया है, अगर मान लो कि कॉटन गया है तो वहाँ पे
उसका कापड़ बनेगा, मतलब क्लॉथ बनेगा, ठीक है। और जो क्लॉथ हो वहाँ से इंडिया आएगा, और इंडिया में मार्केट क्रिएट करना, उन्होंने बनाया है, अब उनको प्रॉफिट भी चाहिए होगा, ठीक है, जो बनाने का, ठीक है। तो वो इंडिया को मार्केट क्रिएट करना चाहते थे। वो कैसे कर सकेंगे कि जब इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो खत्म हो जाए तब इंडिया को एक मार्केट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टू फोल्ड मोटिव थे इसमें, मतलब ये जो मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइज करने का, उसमें मतलब उनके दो मोटिव्स थे कि इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करवाना, और जो भी अपना वो इंपोर्ट करेगा जो भी फाइनल गुड्स उसको बेचना इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अपनी कंट्री के लिए, ब्रिटेन के लिए उन्होंने मैक्सिमम एडवांटेज इंश्योर कर लिया, ठीक है, सुनिश्चित कर लिया। ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ उन्होंने सुनिश्चित कर लिया, ठीक है। चलिए, अब जो 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 इंडिजीनियस हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो वो उसका डिक्लाइन, जब उसमें गिरावट आई तो क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते होंगे। तो इंडिया की जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, उसमें गिरावट आ गई, तो क्या हुआ कि एक बड़ी ही अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। अब उन लोगों के पास अब तो काम नहीं बचेगा, क्योंकि ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स आ रहा है वो बिक रहा है इंडिया में, ठीक है, जो मशीनों ने बनाया है वो बिक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि एक न्यू डिमांड, एक नई जो जो नई मांग पैदा की, ठीक है, कि जो ब्रिटेन से जो 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 मतलब जो फिनिश गुड्स आ रहे थे उसके लिए एक नई डिमांड क्रिएट की गई, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जो इंडिया के मार्केट था, वो उसमें जो लोकली मेड गुड्स थे वो अब बिकते नहीं थे, उसको डिप्राइव कर दिया गया, ठीक है। कि इंडिया की तो जो मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको तोड़ दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल मेड गुड्स थे, सप्लाई ऑफ लोकल जो गुड्स थी उसको डिप्राइव कर दिया गया, ठीक है। तो आपूर्ति वंचित कर दी गई, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटेन था वो अपने अपने यहाँ बने हुए क्लोथ्स को बेचना चाहता, मतलब जो भी कमोडिटी वो इंडिया, वहाँ बनी हुई कमोडिटी को इंडिया में बेचना चाहता था, इस तरह से, ठीक है। और जो डिमांड जो डिमांड थी, वो जो मतलब जो नई जो डिमांड आई थी कि ब्रिटेन मेड गुड्स हो, उनको उनकी डिमांड थी, ठीक है, वो प्रॉफिटेबली पूरा किया गया। कैसे वो पूरा किया गया कि जो जो ब्रिटेन में बने हुए चीपली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, अब चीपली ही बनेंगे क्योंकि वो तो मशीन में बन रहे हैं, मास प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया गया, ठीक है, ब्रिटेन से ज़्यादा इंपोर्ट किया गया ब्रिटेन से। और इससे क्या हुआ कि जो भी नई डिमांड थी उसको भी पूरा किया गया, और ब्रिटेन के लिए भी प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। और इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी था, मतलब 19वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान क्या हुआ कि जो भारत में क्या हुआ कि मॉडर्न इंडस्ट्री शुरू तो हुई, कि इंडिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उन्होंने जो अपने मूल स्थापित करने की शुरुआत तो की, ठीक है, लेकिन उसका प्रोग्रेस था वो बहुत ही लो था। कैसे, मैं आपको उदाहरण दिखा सकता हूँ कि जो जो इंडस्ट्री तो आई, लेकिन वो किस में कम सीमित थी कि जो कॉटन और जूट टेक्सटाइल का सेक्टर था, मतलब जो कॉटन की मिल होती है, जूट टेक्सटाइल की मिल होती है, उनमें ही सीमित थी। जो भी कॉटन टेक्सटाइल की जो मतलब कॉटन की जो मिल्स होती थी वो इंडिया के वेस्टर्न एरिया में एस्टेब्लिश थी, मतलब महाराष्ट्र और इंडिया गुजरात में वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल की मिल एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और जो जूट टेक्सटाइल मिल थी वो इंडिया के ईस्टर्न एरिया में, मतलब बंगाल के एरिया में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो मतलब ये जो डेवलपमेंट था वो भी स्लो था, और ये भी एक इनइक्वल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री थी वो भी धीमे धीमे आने लगे। जो पहली हमारी इंडस्ट्री थी ना, वो जो टाटा की, ठीक है, वो भी धीमे धीमे करके वो भी इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो अदर फील्ड की इंडस्ट्री थी, मतलब शुगर की और सीमेंट की और पेपर की, जो मतलब जो, ठीक है, कागज़ की, चीनी की, सीमेंट की, इन सब इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब डेवलपमेंट होने लगा था, ठीक है। चलिए, लेकिन उसमें क्या था कि इस इंडस्ट्री में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, कोई पूंजीगत वस्तु कोई उद्योग का, मतलब कोई भी ऐसा कोई उद्योग नहीं था जो जिसको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बोल सके। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ये इंडस्ट्री होती है वो मशीन बनाती है, हम जो मशीन होती है वो गुड्स बनाती है, लेकिन इन मशीनों को कौन बनाएगा? जो इंडस्ट्री इन मशीनों को बनाती है इसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है। आप समझ गए आप कि जो भी मशीन बनाते हैं, जो भी गुड्स को, उस मशीन को बनाने वाली इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो मतलब
ये जो मशीन बनाते हैं और उसके बाद वो मशीन का यूज़ किया जाता है जो भी आर्टिकल्स और जो करंट कंजप्शन के आर्टिकल्स है गुड्स है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब उसके समय जो भी इंडस्ट्रीज आई थी जैसे कॉटन मिल, टेक्सटाइल मतलब जो जूट की मिल थी, वो सब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है। तो इंडिया में मतलब डेवलपमेंट होने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का होना भी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मतलब इंडिया में डेवलप हो रहा था उसका जो ग्रोथ रेट था, जो मतलब उसका भी कुछ ग्रोथ रेट हुआ होगा, ठीक है। जो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस वैल्यू एडेड में वो बहुत ही कम था, ठीक है। जो मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो जितना ग्रोथ हो रहा था वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था इंडिया के डेवलपमेंट में, ये हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक ड्रॉबैक क्या था, ये इंडस्ट्रियलाइज मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो डेवलप हुआ था कि जो उसमें कोई पब्लिक सेक्टर का इतना ज़्यादा ऑपरेशन नहीं था, मतलब वो गवर्नमेंट के हाथों में इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेंट्रेट मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा वो नहीं था, उसमें पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र बहुत ही सीमित था। ये एक दूसरा ड्रॉबैक था, ठीक है। अब बात आती है फॉरेन ट्रेड की। हमने एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की। अब आता है फॉरेन ट्रेड की बात। हमारा अगर जब फॉरेन ट्रेड की बात हो तब इंडिया को तो इस दुनिया में कोई भूल ही नहीं सकता। हमारा फॉरेन ट्रेड तो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, मतलब हम रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड कर रहे थे, ग्रीस के साथ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। और यूरोप के साथ भी ट्रेड कर रहे थे, साउथ ईस्ट जो एशिया था उनके साथ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो पूरी दुनिया में हमारा ट्रेड चल रहा था, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड की जब बात आती है तो इंडिया एंशियंट टाइम से विदेशों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपनी कमोडिटीज़ बेचता, मतलब एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था, ये सब पुराने ज़माने से इंडिया करता आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो वस्तु उत्पादन और व्यापार और टैरिफ की जो प्रतिबंधात्मक नीति है, एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, मतलब कि उनको एक मोनोपोली क्रिएट करनी थी, किनको, ब्रिटिशरों को, कि उनके हाथ में ही सब रहे, जो भी रूल्स रेगुलेशन वो ऐसे बनाते थे कि जो इंडिया का जो ट्रेड है फॉरेन से वो अपने हाथ में रहे, ब्रिटिशरों के हाथ में रहे, ठीक है। तो इसलिए जो प्रतिबंधात्मक नीति है, जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से, किसमें, जो कमोडिटी का प्रोडक्शन हो, ट्रेड हो और टैरिफ जो हम बोलते हैं वो हो, ठीक है। वो उन्होंने उस पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि जो हमारी इंडिया का फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर था, कंपोजिशन था और वॉल्यूम था, ठीक है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। कैसे? हमारा स्ट्रक्चर तो टूट गया, आपको वैसे ही पता है कि जो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ही टूट गई, ठीक है। और जो कंपोजिशन था, जो भी लोग उसमें काम कर रहे थे, जो भी मतलब एक तरह का जो ग्रुप काम कर रहे थे, जो लोग जुड़े हुए थे, उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट आई। जो भी वॉल्यूम था जो भी ट्रेड का, मतलब वो भी कम हो गया, ठीक है। पहले हम जो भी हमारा जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था, जो भी, ठीक है, और पूरी दुनिया में बेचते थे। अब वो वॉल्यूम था वो बहुत कम हो गया, ठीक है। किसके कारण? ब्रिटिशरों की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ के कारण, ठीक है। अब इंडिया उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके कारण एक रिजल्ट ऐसा क्या आया कि जो इंडिया क्या हुआ कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थी, मतलब जो रॉ सिल्क हो, कॉटन हो, वूल हो, शुगर, मतलब ये अपने रॉ फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये एक कच्चे माल की तरह उसका एक एक्सपोर्टर बन गया, ठीक है। अब इंडिया में अब जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री थी वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो ब्रिटिशरों ने क्या किया कि ऐसी पॉलिसी लाई कि वो इंडिया सिर्फ एक्सपोर्ट करे, जो भी अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो। इंडिया का रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छा था उस समय में, ठीक है। पूरी दुनिया में इंडिया के रॉ मटेरियल की भी मांग रहती थी, ठीक है। जो इंडिगो था और ये सब, ठीक है, रॉ सिल्क था, ये इसकी पूरी दुनिया में उस समय भी मांग रहती थी, सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की नहीं, रॉ मटेरियल की भी। रॉ मटेरियल भी इंडिया में बहुत अच्छा था, ठीक है। और जो कॉटन सिल्क था, वुलन क्लॉथ्स थे, और जो कैपिटल गुड्स थे, जो मशीनरी, उसका एक इंडिया को इम्पोर्टर बना दिया गया, ठीक है। एक्सपोर्ट किसका करेगा कि जो रॉ मटेरियल है उसका, और इम्पोर्ट किसका करेगा? अब इंडिया जो ब्रिटिशरों ने जो भी बनाया है उसको, कॉटन सिल्क और वुलन का क्लॉथ है, जो मशीनरी है इंडिया में, जो भी, मतलब वो भी ब्रिटेन से आएगी, क्योंकि इंडिया में तो कैपिटल गुड्स में इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो मशीनरी तो यहाँ बनेगी नहीं, तो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना हुआ ये सब इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो ब्रिटिशरों की पॉलिसी थी उसका रिजल्ट था ओवरऑल, ठीक है। अब जो लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था, एक कैरेक्टरिस्टिक था हमारी जो 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 इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिशरों के रूल के दौरान, उस पर एक निर्यात अधिशेष था, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, ठीक है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स और केरोसिन्स थे, ठीक है, वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, और ब्रिटिशर क्या करते थे, वो उसको एक्सपोर्ट कर देते थे अपनी पॉलिसीज़ के अनुसार, ठीक है। और ये जो, अगर आप हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसका तो ये तो अच्छा होगा कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था हमारा, ठीक है, कि ये कमोडिटीज़, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, ये बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट होता होगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या था
कि उसके कारण जो भी गोल्ड और सिल्वर का फ्लो होना चाहिए हमारी कंट्री में, मतलब अगर हमें भी इनकम होनी चाहिए ना, सामने हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भी सामने इनकम होनी चाहिए गोल्ड या सिल्वर के रूप में, वो नहीं हुआ। ठीक है, ब्रिटिशरों ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। ब्रिटिशरों ने इन चीज़ों का उपयोग कैसे किया पता है आपको? जो भी अपना वॉर का एक्सपेंस था और ब्रिटिशरों के जो ऑफिस के एक्सपेंस थे उसमें ये सब मतलब खर्च कर दिया है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को मतलब कुछ भी प्रॉफिट होने नहीं दिया। ये एक ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक था जो ब्रिटिशरों के दौरान जो फॉरेन ट्रेड था उसका, कि एक्सपोर्ट सरप्लस था, लेकिन इंडिया को इस एक्सपोर्ट के कारण जो भी प्रॉफिट या जो भी इनकम होनी चाहिए गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में वो नहीं हुई। ठीक है, ब्रिटिशरों ने ये सारा जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उसका जो भी इनकम हुआ वो अपने वॉर में और ब्रिटिशरों की ऑफिस के एक्सपेंस में, मतलब उसके खर्च में खर्च कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसांख्यिक स्थितियों की, जो हमारी कंट्री में जो डेमोग्राफिक कंडीशंस थी उसकी। हमने देख लिया है जो प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी देख लिया। अब उसके बाद बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस की। पहला सेंसस 1881 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, उसकी अपनी भी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन क्या हुई, मतलब उस समय आज की जैसी टेक्नोलॉजी अच्छी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके समय। ठीक है, तो इतने बड़े देश में सेंसस कंडक्ट करना वो भी अपनी लिमिटेशंस के बिना तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेंसस के बाद एक डिटेल ऐसी पता चली कि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ था जो भी वो अनइवन था, उसमें असमानता थी। ठीक है, मतलब कोई एरिया में क्या हुआ होगा कि कोई पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा, कोई एरिया में क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ होगा। इस तरह से एक अनइवन ग्रोथ था हमारा। ठीक है, इंडिया के मतलब 1921 से पहले इंडिया में फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था। ठीक है, जनसांख्यिक संक्रमण बोल सकते हैं, ये पहला ट्रांजिशन 1921 से पहले हुआ था। ठीक है, दूसरा स्टेज जो था वो 1921 के बाद से शुरू हुआ था, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था वो। लेकिन उन दोनों स्टेज में भी जो टोटल पॉपुलेशन था और जो टोटल पॉपुलेशन का ग्रोथ था, जो रेट था वो बहुत कम ही था, मतलब इतना ज़्यादा फिर भी नहीं बढ़ा था। जो पहला स्टेज था और दूसरा स्टेज था, दोनों स्टेज में भी टोटल पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट वो बहुत ही कम है, वो कुछ मतलब उतना बहुत अधिक नहीं था। ठीक है, चलिए अब जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था हमारी कंट्री में वो सिर्फ 16% था, मतलब 16% से भी कम था। ठीक है, और इसमें भी जो फीमेल लिटरेसी लेवल था वो बहुत ही नेग्लिजिबल था, अराउंड 7%। ठीक है, और जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, वो ये या तो लोगों के पास थी ही नहीं, जो लार्ज चंक मतलब बहुत ही बड़े ग्रुप के पास तो वो थी ही नहीं, बहुत बड़ी जो एक हम पोर्शन ले लें पॉपुलेशन का, उनके पास तो ये पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं थी। ठीक है, और जब भी अवेलेबल हो तो वो भी कोई मतलब अपर्याप्त थी, इतनी ज़्यादा कोई हाईली एडेक्वेट नहीं थी, हाईली इनएडेक्वेट थी। ठीक है, मतलब कोई अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ था पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी। ठीक है, अब जो जाहिर सी बात है, अब हेल्थ में अगर इतना प्रॉब्लम हुआ हेल्थ फैसिलिटीज़ में, तो क्या होगा कि वाटर और पानी और हवा से होने वाली जो बीमारियां है वो बड़े पैमाने पर फैली हुई थी हमारी कंट्री में। ठीक है, और जीवन पर भी भारी असर पड़ रहा था, जो लाइफ थी लोगों की उसमें भी भारी असर पड़ रहा था। ठीक है, अब ये भी एक बात है कि अगर एजुकेशन अच्छा नहीं हो और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं हो तो जाहिर सी बात है हमारा कंट्री पुअर तो होगा। ठीक है, ये हम एक देख सकते हैं, हमने पहले भी एनसीईआरटी में मतलब आगे की एनसीईआरटी जो है हमने उसमें पढ़ा था कि पॉवर्टी और जो एजुकेशन और हेल्थ है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब ओवरऑल मोर्टालिटी रेट था, ठीक है, वो कंट्री में वो बहुत हाई था। जाहिर सी बात है क्यों हाई हुआ होगा, क्योंकि जो हमारी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो तो अच्छी नहीं थी, और जो वाटर और एयरबोर्न डिसीज़ बोलते हैं, मतलब जो पानी और हवा से होने वाली जो बीमारियां थी वो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। तो क्या हुआ होगा कि जो समग्र मृत्यु दर था वो बहुत अधिक था। ठीक है, और जो शिशु मृत्यु दर होगा वो भी काफ़ी अधिक था। ऐसा क्यों होता होगा, मतलब इसके कई कारण होते हैं। शिशुओं को भी मतलब अच्छा शुद्ध पानी नहीं पीने को मिलता होगा, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता होगा, और उनकी जो मदर्स होती है उनको भी अच्छा फूड नहीं, वो भी माल न्यूरिश होती है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, इससे क्या हुआ होगा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो भी बहुत हाई था, जो 218 मतलब 218 पर 1000 जितना, मतलब जो 1000 बच्चे जन्मते थे उसमें 218 जितने बच्चे मर जाते थे। ठीक है, जो आज कितना है 33 पर 1000 आके एज पर एनसीईआरटी 33 पर 1000 हो गया, बहुत ही कम हो गया। इसका कारण क्यों है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आज हमारे पास है, अच्छी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है, इसलिए। ठीक है, पहले ये बहुत अधिक था।
अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत कम थी, जो 44 ईयर्स थी सिर्फ, ठीक है। ऐसा क्यों था कि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा लंबी समय तक जी नहीं सकते थे, अच्छी मेडिसिन नहीं होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, अच्छी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है वो नहीं होगी, ठीक है। लोग पुअर होंगे तो उनके पास एक्सेस भी नहीं होगा जो भी फैसिलिटीज़ थी उनका, ठीक है। तो ये सब डायनामिक रीजंस होते हैं, उनके कारण क्या हुआ कि जो टोटल जीवन प्रत्याशा हम बोलते हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज कितनी है? अराउंड 69 ईयर्स है हमारे इंडिया में, ठीक है। वो इसके विरुद्ध ये सिर्फ 44 ईयर्स थी। आज ये इतनी बढ़ क्यों गई है? क्योंकि हमने मतलब डेवलप किया है इंडिया का मेडिकल जो साइंस है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में उसका फेमस है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म भी होता है, मतलब आज इंडिया मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी में थोड़ा आगे है पुराने ज़माने के कंपेयर में, ठीक है। तो आज ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, ठीक है। पॉवर्टी का डेटा अवेलेबल नहीं हो सका था उस वक्त, ठीक है। पॉवर्टी का कोई एक्सप्लिसिट डेटा अवेलेबल नहीं हो सका था, लेकिन हम इस जो ये डेमोग्राफी, ये जो डिटेल्स है कि अच्छी कोई मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, हेल्थ जो थी वो भी कोई अच्छी नहीं थी, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, एजुकेशन अच्छा नहीं था, तो हम सिर्फ मतलब ऑब्वियसली सोच सकते थे कि पॉवर्टी बहुत व्यापक थी हमारी कंट्री में, ठीक है। कोई एक्सटेंसिव डेटा नहीं मिला है, लेकिन हम सोच सकते हैं ऐसी जो कंडीशन प्रिवेल कर रही थी उसके ऊपर से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, जो व्यावसायिक संरचना है उसकी। वो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ था, ठीक है। जो एग्रीकल्चर था उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग, जो वर्कफोर्स थी वो सबसे बड़ा कार्यबल उसी में लगा हुआ था। जो हमने देखा कि 85% लोग तो रह रहे थे रूरल में, उसमें भी टोटल पॉपुलेशन में से 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े थे डायरेक्टली, ठीक है। मतलब ये बहुत ही बड़ा जो प्रोपोर्शन था पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ था। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या था कि 10% और सर्विस सेक्टर में अराउंड 15 टू 20% लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। ये हमारा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब ये 200 साल के जो ब्रिटिशरों का जो लीगेसी है हमारी, जो मतलब जो भी लीगेसी तो नहीं बोल सकते ऐसे तो, ठीक है, जो मतलब जो राज था, रूल था ब्रिटिशरों का 200 साल का, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। डेवलपमेंट अगर हुआ होता तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर में से लोग मैन्युफैक्चरिंग में आते, उनके पास स्किल बढ़ती, लेकिन डेवलपमेंट किया ही नहीं अंग्रेजों ने, तो क्या हुआ कि लोग एग्रीकल्चर में ही बने रहे, ठीक है। ये एक ऐसा भी साइन दिखाता है कि एग्रीकल्चर मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था हमारी कंट्री में ब्रिटिशरों द्वारा, ठीक है। और जो भी ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें भी रीजियोनल वेरिएशन था। रीजियोनल वेरिएशन मतलब असमानता थी, रीजियन वाइज क्षेत्रीय भिन्नता हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे कि जो कुछ स्टेट्स थे उसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में कमी आई, कुछ अच्छे वेल्दी स्टेट्स होंगे तो उन्होंने क्या किया कि उनके लोगों ने मतलब अच्छे कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब उनको अच्छी मिली होगी, लेकिन कुछ स्टेट्स के थे, कोई अदर स्टेट्स के थे, अन्य स्टेट्स अन्य राज्यों में क्या हुआ कि जो कृषि में कार्यबल था उनमें बढ़ोतरी हुई, ठीक है। लोग उन्होंने मतलब एक रीजनल वेरिएशन हुआ ना कि कोई स्टेट्स में ये रेट है तो कोई स्टेट्स में ये रेट है, इस तरह से, ठीक है। ये मतलब ऑक्यूपेशनल जो संरचना थी उसमें भी क्षेत्रीय भिन्नता थी हमारी कंट्री में, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो भूमि का रूप व्यवस्था जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसका, कि जो डेवलपमेंट तो हुआ था इसमें कि जो रेलवे है, पोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, पोस्ट की जो है, टेलीग्राफ जो है हमारी कंट्री में, उनका डेवलपमेंट हुआ तो था, ऐसे हम बोल सकते, हुआ था, सब कुछ डेवलप हो गया ऐसे नहीं, हुआ तो था ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आप मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, हुआ तो था इसका डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो रियल मोटिव था इसके जो भी ये डेवलपमेंट करने का, जाहिर सी बात है ये ब्रिटेन ने अपने लिए ही किया होगा, ठीक है, ठीक है। ये लोगों के लिए नहीं किया था, लोगों को बेसिक इम्यूनिटीज मिले इसके लिए नहीं किया था, बल्कि कॉलोनियल इंटरेस्ट को वो सर्व कर सके इसलिए किया गया था। जाहिर सी बात है अगर मैं आपको रेलवे की बात करूँ तो रेलवे का उपयोग क्या उन्होंने क्या किया होगा, वो हाई लेवल ऑफिशियल्स हो गए उनके, और जो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट भी होगा उसके लिए ब्रिटेन अपने अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर इसका डेवलपमेंट किया था, ठीक है। एक एक्यूट शॉर्टेज था हमारी कंट्री में, जो ऑल वेदर रोड हम बोल सकते हैं कि अच्छे जो रोड होने चाहिए जो तीनों ऋतु में काम कर सके, ऐसे रोड हमारी कंट्री में बहुत अच्छे नहीं थे। ताकि ये रोड कैसे किसको कनेक्ट करते हैं, रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट करते हैं। हम आज भी देख सकते हैं कई रूरल एरिया में रोड बहुत अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो उस जमाने में तो क्या होता कि ये ऐसे रोडों की बहुत ही कमी थी, ऐसे जो रोड्स थे उनकी, ठीक है। तो रेनी सीजन में ऐसी मतलब गाँव तो रेनी सीजन में आइसोलेट ही हो जाते थे, ठीक है। वो गाँव को रेनी सीजन में शहरी क्षेत्रों से जोड़ना नामुमकिन जैसा हो जाता था, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है कि देख सकते हैं जो भी जो इस एरिया में रहते लोग थे
वो उनको बहुत ही मतलब नेचुरल कैलेमिटीज और फेमिन्स का सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी रेनी सीजन होगी तब कुछ ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं सकेगा क्योंकि उसके रोड की ही कमी है, ठीक है। तो उन लोगों के पास कुछ रिसोर्स की पहुंच एक्सेस होगा ही नहीं, तो क्या होगा कि नेचुरल कैलामिटी और फेमिन्स का सामना उनको करना पड़ेगा, ठीक है। अब रेलवे के कंट्रीब्यूशन का बात करते हैं। हमारी कंट्री में रेलवे का जो 1850s के बाद ब्रिटिशरों ने इंट्रोड्यूस किया था, अब इसने कंट्रीब्यूट क्या किया हमारे इंडिया में कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल था, जो मतलब जो रेलवे से वो एक तरह से कह सके कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल था वो पॉसिबल हो सका। और जो जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे, मतलब जैसे जैसे हम एरिया दूर दूर होते हैं उसमें जियोग्राफी और कल्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जब लोग जुड़ेंगे उससे रेलवे से, क्या होगा कि जो ये फार ऑफ एरिया है वो जुड़ेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो जियोग्राफिकल और कल्चरल जो बैरियर होते हैं वो ब्रेक होंगे, जो टूट जाएंगे, ठीक है। लोग एक दूसरे के सिटीज में आवाजाही करने लगेंगे, ठीक है। अब इससे और दूसरा एक कंट्रीब्यूशन क्या, मतलब एक दूसरा इफेक्ट क्या आया कि जो कॉमर्शियलाइजेशन इंडिया का एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन था वो बढ़ा, ठीक है। वो कृषि का व्यवसायीकरण उसको बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि अब रेलवे से क्या होगा कि अच्छे से ट्रांसपोर्ट भी हो सकेगा, इसलिए, ठीक है। इसलिए अब इससे एक एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ कि जो प्रतिकूल प्रभाव किससे हुआ कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, उनकी आत्मनिर्भरता पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कॉमर्शियलाइजेशन हुआ तो अब तो ब्रिटिशरों को अपना प्रॉफिट ही चाहिए होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो सेल्फ सफिशिएंसी थी विलेज की इकोनॉमीज की वो उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। इंडिया के पीपल जो भी मतलब जो भी रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन था एक तरह से अच्छा तो कह सकते हैं हम इंडिया में, लेकिन जो ये गेन था हमारे इंडिया के पीपल का, ये जो गेन था रेलवे से कंट्रीब्यूशन के कारण, वो गेन जो कंट्री का इकोनॉमिक लॉस था उसके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा जो गेन था वो जो हमारा लॉस था उसके सामने कुछ नहीं है। जो रेलवे के कारण जो हमारा गेन हुआ था वो उसके कारण से जो लॉस हुआ उसके सामने कुछ हम कह नहीं सकते। मतलब ओवरऑल स्थिति जो थी हमारी कंट्री की वो वैसी की वैसी ही रही, ठीक है। और जो कॉलोनियल डिस्पेंसेशन, मतलब जो शासन था, कॉलोनियल जो शासन था, उसने क्या किया कि जो इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स थे वो भी बनाए, उसके लिए भी मतलब उसको डेवलप करने के लिए भी एक्शंस लिए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ये जो मेथड थे इनलैंड ट्रेड और सी रूट, ये कोई सेटिस्फैक्टरी रूप से डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है। और जो इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं हम हमारे यहाँ इनलैंड वाटरवेज होते हैं, जो रिवर्स होती है इनलैंड रिवर्स, उसमें से वाटरवेज, ठीक है, उसमें वाटरवेज होते हैं, वो उस समय भी डेवलप करने का ट्राई किया गया था ब्रिटिशरों के द्वारा, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल हुआ, वो बहुत ही मतलब महंगा पड़ा था उस समय, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उसमें अच्छे से बोट्स होने चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट के जो शिप्स होंगे वो भी बहुत ही अच्छे होने चाहिए, तो वो एक तरह से अलाभकारी और जो अनइकोनॉमिकल साबित हुआ था ब्रिटिशरों के लिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक जो टेलीग्राफ सिस्टम वो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो भी एक एक्सपेंसिव सिस्टम थी हमारे इंडिया में। टेलीग्राफ उस समय मतलब एक्सपेंसिव था, ठीक है। और उसने क्या किया कि जो लोअर ऑर्डर था, मतलब जो कानून और अर्थव्यवस्था थी, मतलब कानून और व्यवस्था थी, लॉ और ऑर्डर बोलते हैं हम उसको बनाए रखने के उद्देश्य को उसने सक्सेसफुली पूरा कर दिया। क्योंकि क्या था कि अब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो एक दूसरे के साथ दूर दराज के एरियाज जो थे उसमें कम्युनिकेट कर सकते थे कम टाइम में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी एक्शंस लिया जाएगा वो तत्काल एक्शंस लिया जाएगा, जो भी लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो टेलीग्राफ सिस्टम थी वो सक्सेसफुल तो रही, जो लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो पोस्टल सर्विस थी, ठीक है, उसका भी हमारी कंट्री में डेवलपमेंट तो हुआ था, ठीक है। जो पब्लिक पर्पस के लिए वो यूजफुल तो हुई, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो इनएडेक्वेट ही रही, ठीक है। इतने ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सका पोस्टल सर्विस में, ठीक है। ओवरऑल मतलब पोस्टल सर्विसेज लोगों को पसंद तो है, लेकिन उतना ज़्यादा इतनी कंट्री में एक्सेस नहीं मिल सका होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसका जो मतलब पहुंच थी वो एडेक्वेट नहीं थी, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पे, जो पूरा का पूरा चैप्टर था उसके निष्कर्ष पे आते हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो सरप्लस लेबर तो पहले से ही था, ठीक है, और उसमें एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी थी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, वो भी एक तरह से मतलब एक उसमें भी मांग चल रही थी कि आप मॉडर्नाइजेशन किया जाए, कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये सब उसको मतलब उसमें चाहिए था। जैसे कि हमने देखा ना कि उसका डेवलपमेंट था वो बहुत ही अनइक्वल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं किया गया था, ठीक है। फॉरेन ट्रेड का भी क्या था, फॉरेन ट्रेड का भी एक फोकस क्या था कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को उन्मुख किया जाए, मतलब ब्रिटेन के जो
रिवोल्यूशन था इंडस्ट्री का, ठीक है, उसको फीड करना, उसको सर्व करना चाहिए, ठीक है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी थी, जो रेलवे नेटवर्क था, उसमें अपग्रेडेशन चाहिए था, एक्सपांशन चाहिए था, ठीक है, पब्लिक ओरिएंटेशन भी चाहिए था, ठीक है, मतलब ये लोगों के लिए ये होना चाहिए था, लेकिन आम लोगों के लिए ये नहीं बनाया था ब्रिटिशरों ने, ठीक है। जो पॉवर्टी थी हमारी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी कंट्री में, ठीक है। अब जो, ठीक है, जो भी ये इसका क्या होना चाहिए था कि जो गवर्नमेंट थी उसको उस पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कुछ नहीं किया पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस थी, ठीक है, जब आज़ाद हुआ हमारा कंट्री, तब जो भी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस थी वो बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशरों ने ऑलरेडी हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। ये जो क्लास 11th की NCERT है वो आगे के लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे।